please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि मुंबई पर 26/11 का हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। नवाज शरीफ ने माना कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन सक्रिय हैं और उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहना चाहिए। इसके साथ ही नवाज शरीफ ने पूछा है कि क्या पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को सरहद पार कर मुंबई में 150 लोगों को मारने की इजाजत दे सकता है। ऐसा कहकर नवाज शरीफ ने रावलपिंडी की आतंक विरोधी अदालत में मुंबई हमले की सुनवाई रुकने पर भी सवाल उठाया है। संदीप बोल जुड़ चुके हैं। संदीप, नवाज शरीफ का बयान ऐसे समय में आया है जब इसी साल चुनाव होने वाले हैं। दूसरा, जुडिशरी पर सवाल। तीसरा, आतंक पर सवाल। चौथा, सीधा सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव है इसी साल और ऐसे में हाफिज सईद जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, अपने आप को जो है पॉलिटिकली एक्टिवेट कर चुका है, ऐसे में उनको नवाज शरीफ जो कि इस वक्त जो है संदीप रोकना चाहूंगी, उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, आपसे जानना चाहूंगी, नवाज शरीफ ने भी अब सवाल उठा दिया है कि जिस तरीके से 26/11 का हमला पूरी तरह से प्रायोजित पाकिस्तान था और जैसे उसकी कोर्ट में सुनवाई रुकी है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं उन्होंने। देखिए, नवाज शरीफ ने जो डॉन, उनका पाकिस्तान का जो लीडिंग न्यूज पेपर है, उसको जो एक बड़ा लंबा एक इंटरव्यू दिया है, उसमें दो अहम बातें उन्होंने कही है। पहली अहम बात तो ये कही है कि पाकिस्तान सरकार को ये जानकारी थी कि जो पाकिस्तान से कुछ लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग बम्बई में हमला करके भारतीय लोगों की हत्या की, इसको मालूम था साजिश। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि ये अक्सर उन्होंने व्यक्त किया है कि अब तक ये उसकी सुनवाई कंप्लीट क्यों नहीं रही। मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का सरकार अभी भी है, वो चाहे अभी पंतप्रधान नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनका ही सरकार का, उनका ही रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब ये है वहाँ जो सरकार है वो कठपुतली सरकार है जो आएगा पाकिस्तान के आर्मी की इंसानों पर डालती है। तो अगर ये सवाल अगर ये भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो अब तक उन्होंने इसमें ट्रायल क्यों नहीं खत्म की। मैं दूसरी बात एक अहम कहना चाहता हूँ, कसाब को फांसी देने के बाद भारतीय ऑफिशियल जो डेलीगेशन गया था उसमें मैं एक मेंबर था, 4 लोगों का ऑफिशियल डेलीगेशन था। उस वक्त हमारी और पाकिस्तान के अफवाज की जो मीटिंग हुई थी उस वक्त हमने ये बात कही थी कि आपने साजिश का आरोप नहीं लगाया परपेट्रेटर, उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने एडमिट कर ली, उसके हम इधर आने के बाद उसकी हत्या कर दी। अभी जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सरकार अभी भी उसकी सुनवाई पूरी नहीं करना चाहता है जी। पाकिस्तान सरकार इतना कुछ ना कुछ कारण बहाना निकालकर वो सुनवाई लंबाई खींचना चाहते हैं। तीसरी अहम बात यह है कि डेविड हेडली की जो आतंकवादी है जो पाकिस्तान में गया था, इंडिया में आया था, बम्बई में आया था, उसकी दवाई हमने बम्बई के कोर्ट में ली, उसमें कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। हमने पाकिस्तान को बचा दिया कि डेविड हेडली की गवाही लो आप, क्योंकि अमेरिकन सरकार कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान उसकी गवाही ले सकता है, लेकिन डेविड हेडली की गवाही नहीं ली उन्होंने। फिर पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया दोषी और देता है, हमें सबूत नहीं देता है। मैं पाकिस्तान से ये सवाल करना चाहता हूँ, भाई साजिश आपकी यहाँ हुई है, आपने सबूत ढूंढना चाहिए। जी उज्जवल जी का सबूत आपको देते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उज्जवल निकम जिनसे हम बात कर रहे थे इसी मामले को लेकर। तो आपको बता दें कि उज्जवल निकम ने भी इसी को लेकर सवाल उठाए हैं। तमाम डॉसियर्स भारत की तरफ से सौंपे गए, लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये बात कही है कि कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरा मामला बंद किया गया उसको लेकर नवाज शरीफ ने सवाल उठाया है। पाकिस्तान प्रायोजित था 26/11 का हमला, इसको लेकर सवाल उठाए हैं। संदीप बोल हमारे साथ लगातार इस वक्त हमारे से जुड़े हैं। संदीप, चुनाव भी है, किस परिप्रेक्ष्य में उनके इस बयान को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए इसी साल चुनाव है और ऐसे में ये सीधे तौर पर जो है एक चुनावी बयान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सेना सीधे तौर पर हाफिज सईद को बैक कर रही है। हाफिज सईद खुद जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है वहाँ की पॉलिटिक्स में, और ऐसे में अगर अमेरिका पर भी अगर इस चीज़ के बारे में अगर पुख्ता जानकारी अगर दे दी जाए तो जाहिर सी बात है कई सारे सैंक्शन या रोक भी लगाई जा सकती है। तो काफ़ी सोच समझ के जो इस तरीके का बयान दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद भी बयान देकर ये मान लिया है कि जब ये अटैक हुआ था तब
उनको भी पता था। उसके बाद जो सुनवाई हुई, जो जांच चल रही है, हालांकि लगातार जो है पाकिस्तान ये कहता आया है कि हमारे पास वो पर्याप्त सबूत नहीं है जिसकी वजह से जो है मुंबई अटैक के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जबकि हमने सब सारे डॉजियर जो है उनको सौंपे हैं, बार-बार डॉजियर सौंपे हैं, जितनी बार सबूत मांगे उतनी बार सबूत दें। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है, संदीप यही बताइए अब, क्योंकि नवाज शरीफ ने अगर ये बयान दिया है, पाकिस्तान नकारता आया है अभी तक, तमाम डॉजियर्स को नकारा है। नवाज शरीफ के इस बयान को दो चीजें, पहला तो ये कि क्या चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, दूसरा ये कि क्या इसका कुछ असर होगा वहां पर। बिल्कुल, देखिए चूंकि वहाँ की जो सत्ता है वो सीधे तौर पर जो है सेना पे निर्भर करती है। सेना जिसको सपोर्ट करेगा उसी की सरकार आएगी वहाँ पे, और सेना जो है सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी हैंडल करता है। और ऐसे में इस तरीके का बयान देकर जो है सीधे तौर पर कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि बहुत कम फ्रैक्शन है जो कि चाहता है कि इस तरीके से एक बार फिर से सेना जो है वहाँ पे काबिज ना हो जाए। वहाँ के लोग भी जमहूरियत चाहते हैं, और ऐसे में जब खुद नवाज शरीफ वहाँ पे अब प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी पार्टी अब सीधे तौर पर सबसे बड़ी पार्टी में से एक है। इमरान खान की पार्टी को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जो PPP है उसको भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है वहाँ पे, यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ भी जो है कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसे में एक पार्टी जो बची है वो नवाज शरीफ की पार्टी है, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से हुई है। और अगर इसमें जस्टिस चाहिए और इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है मैसेज जा रहा है, छवि खराब हो रही है, कहीं ना कहीं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो फिर तो सीधे एक तरीके से इसको चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, चुनाव के मद्देनजर दिया हुआ बयान देखा जाए, फिर सियासत चमका रहा है कहीं ना कहीं अपनी। बिल्कुल, देखिए ये तो बिल्कुल सियासत ही है, क्योंकि अगर खुद मानना कि वहाँ पे इस तरीके की घटना जो हुई थी वो यहीं के आतंकियों ने की थी, उसके बाद उनको नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों ना कहा जाए, कई सारे सवाल उठाए हैं। यहाँ तक कि जुडिशरी पर सवाल करते करते उन्होंने उन लॉ एजेंसीज पे भी सवाल कर दिए जो कि वहाँ पे इन सारे केसेस को पुटअप करते हैं, अपना पक्ष जो है रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर जो है इसको चुनाव से रिलेट करके देखा जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है खुद नवाज शरीफ ने खड़ा किया है। अब इसको किस तरह से वहाँ के लोग लेते हैं चुनाव में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पनामा पेपर मामले को लेकर जब उन पर हमले हुए थे, ठीक 9 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अब उसके बाद उनका ये बयान आना। आप रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी संदीप बोल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, यही बात आपसे जाएंगे, क्योंकि पनामा पेपर मामले को लेकर 9 महीने पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद अब वो इस बात को कबूल कर रहे हैं। तो एक तरीके से किस तरह का संदेश है ये? बिल्कुल, देखिए वो अपनी पार्टी को, क्योंकि अब वो पार्टी अभी चुनाव में जाने वाले हैं, ऐसे में अपनी पार्टी को पूरी तरह से एक बार फिर से सत्ता में काबिज कराने के लिए इस तरह की कयामत जो है, कवायद जो है वो की गई है। और लेकिन उन्होंने कई सारे सवाल जरूर उठा दिए हैं, और अब ये देखना होगा कि क्योंकि सेना का वर्चस्व जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर है और वहाँ के लोगों पर है, और जिस तरीके की वहाँ की सिचुएशन बन रही है, टेररिस्ट को जो है वो आगे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो चुनाव में जा सके या वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, और खासकर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी मैसेज दिया जाना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सके, चुनाव में वो या उसकी कोई पार्टी जो है ना शामिल हो सके। तो कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसको ध्यान में रखकर ही इस तरीके का बयान दिया गया। लेकिन कह सकते हैं कि सीधे तौर पर एक चुनावी बयान भी है जिसमें, और उन्होंने संदीप जिस तरीके से, हाँ संदीप, इसी में अगर देखें आगे तो जिस तरीके से आपको याद होगा कि 26/11 मुंबई हमले की जो पैरवी कर रहे थे जो मुख्य वकील उनके चौधरी अजहर, उनको हटा दिया गया, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ये बयान भी देते हैं साथ ही साथ कि अगर आप कोई देश चला रहे हैं तो उसी के साथ में 2 या 3 समानांतर सरकारें नहीं चल सकती। तो ये भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि सरकार पर किस तरीके से सेना हावी है, किस तरीके से आतंकी संगठन एक तरीके से हावी होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर पाकिस्तान की अगर हम पूरी पॉलिटिक्स को देखें शुरू से अब तक हमेशा से सेना ही हावी रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, और वही जो है तय करती है कि किस तरीके से इस सरकार को चलाना है। क्योंकि ISI जो है उनके काबू में रहता है, उन्हीं के अंडर में रहता है, और वो सेना के बगैर कुछ आगे नहीं करता है। ऐसे में ये सीधे तौर पर साफ हो गया है कि वहाँ की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है वो सब जो है
इसी आतंकी संगठन और इनके इर्द गिर्द ही घूमती है और यही वजह है कि वो एक साफ एक सरकार देने की जो बात वो कह रहे हैं। हालांकि पनामा पेपर्स लीक मामले में जो है उनको खुद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, लेकिन एक बार कोशिश फिर से की जा रही है कि ये वापस सत्ता में आए और कू जैसी सिचुएशन जो है वो कभी दोबारा ना आ सके। तो कह सकते हैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर जोड़ के देखा जाए तो ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बयान है और चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो सेना जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं उनकी जो मैंडेट जो दिया जाता है उसका जो है वो मिसयूज कराते हैं। बिल्कुल नजरा बना रखिए। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस पूरे मामले में जानकारी हमें दे रहे थे। तो एक बड़ा बयान नवाज शरीफ का 26/11 हमले को लेकर। यूपी के अयोध्या में भीड़ से घिरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों का शॉल और उपहार देकर उनका स्वागत किया। ये लोग नेपाल जनकपुर मैत्री बस में सवार होकर नेपाल से अयोध्या पहुंचे, जिनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। नेपाल से अयोध्या आने वाले इन लोगों में नेपाल के विधि मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा और वित्त मंत्री उषा यादव भी शामिल थे। प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुई नेपाल जनकपुर मैत्री बस सेवा से नेपाल से आए यात्री बहुत खुश नजर आए। अयोध्या में आए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा हुआ है। जनकपुर धाम से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। नेपाल से आए यात्रियों के लिए योगी सरकार ने भी बड़ा आयोजन किया। सरयू नदी के किनारे बने मंच पर नेपाल के 2 मंत्रियों समेत कई संतों का खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मान किया और दोनों देशों के बीच शुरू हुई नई बस सेवा की तारीफ की। विश्वास करता हूं कि यह बस सेवा भारत और नेपाल के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगी। नेपाल जनकपुर मैत्री बस से नेपाल के जनकपुर से कुल 68 लोग अयोध्या पहुंचे। दोनों देशों के बीच शुरू हुई इस मैत्री बस सेवा को शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के जनकपुर से रवाना किया था। अब सवाल यह है कि नेपाल जनकपुर मैत्री बस सेवा की शुरुआत से भारत और नेपाल के रिश्तों पर कितना गहरा असर पड़ेगा। इस सेवा से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को फायदा होगा, लेकिन ये पहल तभी सफल होगी जब इस पर सियासत ना हो। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पेड़ पर एक लड़के और लड़की का रस्सी से लटका हुआ शव मिला। गांव वालों का दावा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लड़की की शादी कहीं और तय हो जाने के बाद प्रेमी जोड़े ने खौफनाक कदम उठाया और एक पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर दोनों ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद मौके पर गांव वालों की भीड़ जुट गई और जान देने वाले प्रेमी जोड़े के परिजन मातम मनाने लगे। गांव वालों का दावा है कि एक ही गांव में रहने वाले लड़का और लड़की एक दूसरे से 3 साल से प्यार करते थे। दोनों एक ही बिरादरी के थे, इसीलिए लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। शुक्रवार को जब शादी की रस्म शुरू हुई तो रात के वक्त लड़की ने अपने प्रेमी के साथ जान दे दी। लड़की की शादी तो नहीं करो, चाह रही मैं शादी ना करूंगी, मर जाऊंगी, शादी करी तो मेरी। प्रेमी जोड़े की आत्महत्या की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस नजरिए से भी जांच कर रही है कि कहीं दोनों की हत्या करके शव पेड़ पर तो नहीं लटका दिए गए। सवाल ये है कि जब मरने वाला लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे तो इस पर एतराज करने वाले उनके माता पिता ने दोनों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की। बिहार के दरभंगा में कुछ पुलिस वाले जेडीयू नेता को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। आरोप है कि संजीव राय नाम के जेडीयू नेता ने शराब पीकर आईजी ऑफिस के सामने हंगामा किया, जिसकी शिकायत पर वहां पहुंची पुलिस ने जेडीयू नेता संजीव राय को हिरासत में ले लिया। लेकिन उसकी धौंस यहीं खत्म नहीं हुई। थाने में भी वो सत्ता की हनक दिखाकर पुलिस वालों को धमकाता दिखाई दिया। ऐसे क्या खड़ा हो जाएंगे? जदयू के उपाध्यक्ष है ना आप? हाँ, जदयू के उपाध्यक्ष आप निकालिए। निकालने की बात नहीं है, आप खड़े होने में क्या दिक्कत है आपको? इसके बाद जब उनकी जांच की गई तो शराब की मात्रा पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। जिनकी जांच की गई तो दारू की पुष्टि बताई जा रही है, उन्हें आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। वही मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़े होने के नाते पुलिस भी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बचती दिखाई दी। सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही शराबबंदी को एक बड़ी उपलब्धि मानते हों, लेकिन उनकी ही पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो कि इस मिशन को फेल करने में लगे हुए हैं। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी के सक्रिय होने से बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि अभी ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू नहीं हुआ है। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में मेराबी नाम के पर्वत पर है। ज्वालामुखी न केवल सक्रिय हो गया है बल्कि इससे राख निकल रही है। आसमान में राख का गुब्बार छा गया है और दूर दूर तक आसमान काले रंग का दिखने लगा है। जावा द्वीप के पास पड़ने वाले
योग्याकर्ता शहर के हवाई अड्डे को राख के खतरे की वजह से फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो जकार्ता से आने वाली और जकार्ता की तरफ जाने वाली कई उड़ानों का रूट बदलना पड़ा है। ज्वालामुखी के करीब के हिस्से में रहने वाले लोगों को घर छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया है। मेराबी पर्वत पर ज्वालामुखी की वजह से 2010 से अब तक 350 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के देवास के मलीपुरा गांव की महिलाएं एक कच्चे कुएं से पानी निकालने लगी। इन महिलाओं की शिकायत है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही हैंडपंप और सरकारी नलों का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इस कच्चे कुएं से पानी निकालना पड़ता है। ये कुआं भी गांव से 1 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने के लिए महिलाएं तड़के घर से निकल जाती हैं और कुएं से पानी भरकर लौटती हैं। महिलाओं का कहना है कि कच्चा कुआं चारों ओर से खुला हुआ है, ऐसे में उनके गिरने का भी खतरा बना रहता है। गाँव में पानी कुछ भी नहीं, 1 किलोमीटर। इलाके के लोगों के मुताबिक गर्मी बढ़ते ही सरकारी नलों की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरने की वजह से हैंडपंप और बोरिंग सूखे पड़े हैं। वही मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के बाद जरूरी कदम उठाने की दलील दी। जो लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधिकारियों को वहाँ भेजेंगे और समस्या का जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। इलाके के लोगों का आरोप है कि हर साल गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन प्रशासन हर बार आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। सवाल यह है कि कई सालों से चली आ रही पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन ने कोई गंभीर कदम क्यों नहीं उठाया? आखिर लोगों को पानी के लिए यूं परेशान होते देख सरकार को क्या हासिल होगा?